हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने बीपीएससी का जो यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज है, जो कि घटना चक्र के द्वारा प्रकाशित है इसी बुक को। ठीक है, इस बुक में आप देखेंगे कि जो 33 वर्ष तक लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो बीपीएससी जो है बीपीएससी जो 38वां से लेकर के यहाँ पर 71वीं तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इस सीरीज में, इस कोर्स में पूरे इसी बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि घटना चक्र का किताब है। ये पूर्वावलोकन होगा। इसमें देखेंगे आपकी जो क्वेश्चंस है वो अध्यायवार विभाजित है, यानी कि पहले तो उसको हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया गया है क्वेश्चंस को, और सभी सब्जेक्ट के अध्याय के अनुसार यानी कि लेसन के अनुसार बांट दिया गया है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे वर्ष 1992 से लेकर के यहाँ पर 2025 तक है। ये जो 71वीं बीपीएससी का परीक्षा हुआ था वहां तक आपको इसमें सभी प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम लोग भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान ये पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग गणित एवं तर्क शक्ति परीक्षण की जो सेक्शन होगा उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर समसामयिक वाले जो सेक्शन होगा उसे भी कंप्लीट करेंगे। बिहार राज्य संबंधित प्रश्न जो होंगे उन्हें भी कंप्लीट करेंगे, और जो विविध संबंधित प्रश्न होंगे उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको गणित और तर्क शक्ति परीक्षण वाला जो सेक्शन होगा वो हम नहीं कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से जिस सीरीज में दिया गया है हम उसी क्रम में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग भारतीय इतिहास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे, तीसरे नंबर पर सामान्य भूगोल को कंप्लीट करेंगे, चौथे नंबर पर पर्यावरण परिस्थितिकी को कंप्लीट करेंगे, और पांचवें नंबर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करेंगे, छठे नंबर पर सामान्य विज्ञान को कंप्लीट करेंगे, सातवें नंबर पर समसामयिक को कंप्लीट करेंगे, और आठवें नंबर पर जो है बिहार राज्य संबंधित प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो समसामयिक है ये सिर्फ इसलिए आपको कंप्लीट कराएंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि करंट अफेयर्स किस तरह से पूछा जाता है। इस सेक्शन में जितने भी प्रश्न होंगे उन्हें याद करने की आपको जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ये देखना है कि हाँ इस तरह के बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि समसामयिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि जिनकी वैधता खत्म हो गई होगी, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके जो अदर फैक्ट्स होंगे, जो रिलेटेड फैक्ट होंगे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे। ठीक है, और आठवें नंबर पर जो है बिहार राज्य संबंधित प्रश्न करेंगे। ये तो इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए, लेकिन ये इसी क्रम में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आपको पूरे धैर्य के साथ इस सीरीज को पूरा देखना है। ठीक है, और टाइम देना है इस सीरीज में, क्योंकि ये एक बड़ा पुस्तक है और इसे कंप्लीट करने में हमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये CDPO 2018, CDPO 2025 इन सभी प्रश्नों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप प्रश्नों के जो देखेंगे क्या वैरायटी, तो वो बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ आपके लिए यहाँ पर एक तरह से हम कहें तो परिचय इस सीरीज का, इस कोर्स का। ठीक है, ये पूरा कोर्स फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ये 2026 बीपीएससी अगर आप एग्जाम देने वाले हैं जो कि 71वीं के बाद 72वीं होगा, तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो इस सीरीज को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम लोग शुरू करेंगे इस पूरे सीरीज को। ठीक है, यहाँ पर कई सारी चीजें यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा कि किस तरह से जो है इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसके बाद जो है आधुनिक भारत के इतिहास को बांटा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक चैप्टर को शामिल किया गया है। पाषाण काल, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं शैव तथा भागवत धर्म। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे पाषाण काल से, और पहले इसे कंप्लीट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास,
और फिर हम कंप्लीट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। कई लोगों का ये डिमांड होता है कि सर पहले आधुनिक भारत को कंप्लीट करा दीजिए और फिर उसके बाद आप दूसरे चीज़ों को कराइए। तो ऐसा नहीं हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग एकदम सीरियल बाई करने वाले हैं, ताकि जब आप एक बार पूरी कोर्स को कंप्लीट कर लो तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि कुछ चीज़ें हो गई और कुछ चीज़ें छूट गई। तो इस कोर्स में हम लोग पूरे वीडियोस को, पूरे चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं, एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ से हमें इस क्लास को शुरू करना है। देखिए यहाँ पर हमें शुरुआत यहाँ से करना है। हमें यहाँ पर जो है भारतीय इतिहास को पढ़ना है। ठीक है, और भारतीय इतिहास में सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे और यहाँ पर पाषाण काल से शुरू करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से विजिबिलिटी हो। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, उसका नीचे उत्तर दिया हुआ है और लास्ट में यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रश्न, उत्तर और व्याख्या तीनों को करते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि एक तरह से जो है हमारे नींव भी मजबूत हो, हमें रिवीजन भी हो जाए और जो है इसका हम फायदा अधिक मात्रा में उठा पाए इस बुक का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलता है वह मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय महाद्वीप में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग इधर नोट्स की तरह भी लिखते हुए मैं आपको साथ चलूंगा। ये वीडियो जो है आपके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कराने वाला हूँ, तो पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है भारत की। ठीक है, भारत में बात हो रही है कि भाई भारत में चूंकि यहाँ पर जो है कृषि और अनाज के जो है साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं सबसे पहले, तो इसके जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। अब आप सोचेंगे कि भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान को क्यों यहाँ पर शामिल करें। तो जो पाकिस्तान है ये तो हाल की चीज है ना, ये पहले तो पाकिस्तान था नहीं। तो पहले जब पाकिस्तान नहीं था तो यहाँ पर जो जो खोजें हुई थी वो भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में, और यहीं पर हमें इसी जगह पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य में प्राप्त हुआ था। अब तो यहाँ पर नए कुछ खोज किए गए हैं। नए खोज जो है कहाँ पर किए गए हैं? वह यूपी में किए गए हैं। ठीक है, तो आइए उनके बारे में समझते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव या लहुरा देवा है। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी में जो है नए खोज किए गए हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। अब ये भारत में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थान है उन स्थानों के बारे में जान लेते हैं। वो कौन सा स्थान है? संत कबीर नगर। ठीक है, ये जिला है संत कबीर नगर जिला। ठीक है, संत कबीर नगर जिला जो है यहाँ पर खोज किया गया है। स्थल का नाम है लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लहुरा देव, यहाँ से इस लहुरा देव स्थल से जो है 8,000 से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 8,000 ईसा पूर्व से लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ लहुरा देव से हमें किस चीज का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो जो मेहरगढ़ था जो पाकिस्तान में है, यहाँ से हमें क्या मिले हैं? यहाँ से हमें गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है जबकि प्राचीनतम चावल के जो साक्ष्य वाला स्थल था वह कोल्डी हवा है। अगर यहाँ पर लहुरा देव से पहले की बात करें तो प्राचीन साक्ष्य जो थे, प्राचीनतम साक्ष्य जो हमें मिला था वो कहाँ से मिला था? कोल्डी हवा से मिला था। ठीक है, कोल्डी हवा से मिला था। यहाँ पर कोल्डी हवा से मिला था। ठीक है, कोल्डी हवा से मिला था।
ठीक है। ये कोल्डी हवा कहाँ पर है, तो ये जो है बेलन नदी के पास है, बेलन नदी के तट पर है, ठीक है, बेलन नदी के तट पर है। बेलन नदी कहाँ पर है, प्रयागराज जनपद में ये है, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जैसा कि प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब इन चीजों को ध्यान में रखिए। देखिए मेहरगढ़ कहाँ पर है, अभी हम लोगों ने पढ़ा मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है और यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। नए खोज जो यूपी में हुए हैं वो संत कबीर नगर जिले में हुआ है और ये जगह का नाम है लहुरा देव। लहुरा देव से जो है 8,000 से लेकर के 7,000 मध्य के जो है चावल के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे पहले जो प्राचीनतम साक्ष्य भारत के पास था वह कोल्डी हवा से था, बेलन नदी के पास, ठीक है। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हुए थे हमें वह कोल्डी हवा से मिले हुए थे बेलन नदी के पास, और बेलन नदी के तट पर ये प्राप्त हुआ था और ये कहाँ पर है, प्रयागराज जनपद में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किसको क्लेक्लोथिक युग भी कहा जाता है। क्लेक्लोथिक युग किसे कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण युग को क्लेक्लोथिक युग कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो ताम्र है और दूसरा पाषाण है। ताम्र का मतलब हो गया तांबा और पाषाण का मतलब हो गया पत्थर, ठीक है। तो ये जो क्लेक्लोथिक युग है इसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं, यानी कि ताम्रपाषाण युग को क्लेक्लोथिक युग कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर भी बने हुए उपकरणों का प्रचलन था, मतलब पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। यानी कि ऐसा काल, ठीक है, ऐसे काल की बात किया जा रहा है जब जो है तांबा के साथ साथ पत्थर का भी यहाँ पर औजार हुआ करता था, पत्थर के औजार का भी चलन था, यानी कि इन दोनों के औजारों का चलन था। तो वैसे समय काल को जो है ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ प्रश्न इतना पूछा जा रहा था कि जो क्लेक्लोथिक युग है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा उन्हें ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव जीवाश्म की बात कर रहा है, ठीक है। तो मानव जीवाश्म हमें सबसे पहले कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, नर्मदा घाटी से। आइए इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि मानव जीवाश्म जो है भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा नदी घाटी से। जीवाश्म का मतलब होता है पुराने अवशेष, बॉडी के पुराने अवशेष, सिंपल सी चाहिए, बॉडी के पुराने अवशेष, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या को समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कि भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया द्वारा किया गया था, ठीक है। तो भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत में जो है मानव जीवाश्म की बात करें, ठीक है, मानव जीवाश्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, मानव जीवाश्म की बात कर रहे हैं। तो भारत में मानव जीवाश्म जो है वो कहाँ से मिला है, तो वो हथनौरा से मिला है, ठीक है। हथनौरा ये जगह का नाम है और इसे याद रखिएगा। हथनौरा कहाँ पर है, सीहोर जिला में, ठीक है, सीहोर जिला में, मध्य प्रदेश के सीहोर जिला में, ठीक है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिला में हथनौरा है और यहीं से जो है मानव जीवाश्म हमें मिला है, ठीक है, प्राप्त हुआ है। अब बात यहाँ पर यह है कि इस मानव जीवाश्म की खोज किसने किया था, तो इसका जो खोज किया गया था अरुण सोनकिया के द्वारा, ठीक है, अरुण सोनकिया के द्वारा जो है इसकी खोज किया गया था अरुण सोनकिया के द्वारा। कब किया गया था, तो 1982 में किया गया था। अरुण सोनकिया कौन थे, तो अरुण सोनकिया जो थे वह भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी थे, ठीक है, यानी कि ये जीवाश्म विज्ञान पर अध्ययन करते थे, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें ध्यान में रखना है।
प्रश्न सिर्फ इतना था कि भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, नर्मदा घाटी के हथनौरा से। इतना चीजें याद रखना है कि भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ था। हथनौरा जो है सीहोर, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है और इसकी खोज जो है अरुण सोनकिया ने किया था 1982 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। वो कौन सा राज्य है जहां पर भीमबेटका स्थल स्थित है। तो देखिए भीमबेटका स्थल जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, ये भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए कह रहा है कि भीमबेटका या भीमबेटका, ठीक है, कई जगह पर भीमबेटका लिखा हुआ मिलेगा आपको और दूसरे कई जगह पर भीमबेटका लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो भीमबेटका या भीमबेटका जो है पुरास्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक के मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। तो यहाँ पर जो भीमबेटका है, भीमबेटका में जो मानव की गतिविधियों की अगर बात करें, यहाँ पर गतिविधियों की बात करें कि मानव इसके आसपास कब से रह रहा है, तो यहाँ पर जो मानव है पाषाण काल से रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, पाषाण काल से लेकर के जो है मध्य ऐतिहासिक काल तक यहाँ पर रहा। ठीक है, मध्य ऐतिहासिक काल तक यहाँ पर रहा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये आता है कि ये कहाँ पर है। तो ये जो आप देख रहे हैं भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ठीक है, रायसेन जिला में है। ठीक है, रायसेन जिला में स्थित है, रायसेन जिला में स्थित है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के हमें अनेकों सैकड़ों जो है चित्रकला के नमूने मिले हैं। यहाँ के शिला चित्रों के प्रमुख विषय थे सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब तक यहाँ से लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 चित्र पाए गए हैं। ठीक है, तो अब तक जो है 750 शिलाश्रय का यहाँ पर क्या कर दिया गया है, खोज किया गया है, पहचान किया गया है और यहाँ पर 500 से अधिक चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि प्रश्न आपसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो अभी हम लोग यहाँ पर समझे कि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और मध्य प्रदेश के इस भीमबेटका स्थल में जो है गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां जो है पाषाण काल से लेकर के मध्य ऐतिहासिक काल तक चलता रहा। ठीक है, यहाँ पर जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ पर 750 जो है शिलाश्रयों की खोज की जा चुकी है और यहाँ पर 500 से अधिक चित्र मिले हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये भी पूछ सकता है कि भीमबेटका से प्राप्त जो चित्र हैं उनके क्या विषय थे। तो अगर विषयों पर ध्यान दीजिएगा तो इनके विषय थे सामूहिक नृत्य का चित्र। ठीक है, सामूहिक नृत्य का चित्र, सामूहिक नृत्य का चित्र, रेखांकित मानवकृत चित्र, ठीक है, शिकार का चित्र, शिकार करते हुए चित्र, पशु पंछियों का चित्र। तो ये सभी इनके विषय थे जो भीमबेटका में प्राप्त चित्र है उनके विषय थे। ठीक है, सब्जेक्ट थे ये, यानी कि इन पर जो है चित्र बनाए गए थे। चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, सूचियों को मिलान करना है। ठीक है, सूचियों का क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दिए गए सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। तो एक तरफ यहाँ है 9 पाषाणकालीन स्थल और दूसरे तरफ है 9 पाषाणकालीन स्थलों के स्थान। ठीक है, स्थलों के स्थान। जब भी ऐसा प्रश्न आपको
सामने आए। तो आप देखिए कि इसमें से क्या आपको कोई भी ऐसा है जिसको आप कंफर्म याद कर पा रहे हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसको मैं याद कर पा रहा हूँ या ये आपको कंफर्म याद है। तो यहाँ पर मुझे जो ध्यान में आ रहा है, ये पयमपल्ली जो है ये नाम से ही लग रहा है कि ये तमिलनाडु का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखूंगा क्योंकि ये मुझे कंफर्म लग रहा है, तो अब मैं यहाँ पर ऑप्शन में मिलाऊंगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डी को एक के साथ मिलाता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी ही सिर्फ एक ऐसा है जो डी को एक के साथ मिलाता है। तो आप भी जब भी एग्जाम में जाएं तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये सभी नाम आप याद कर पाए, याद रख पाए, इतना आसान होता नहीं है। तो इसमें से अगर एक भी आपको याद है तो उसको ऑप्शन के साथ मिलान कीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पर पयमपल्ली जो है वह तमिलनाडु में है, ये हमें याद है, और चिरांद जो है बिहार में है। ठीक है, चिरांद कहाँ पर है? बिहार में है। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ऐसे दो आपको मिल जाएंगे तो आपको आपका आंसर जो है आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो डी को एक के साथ मिला लेंगे। ठीक है, उसके बाद बी को जो है 4 के साथ मिला लेंगे। उसके बाद जो है अब आगे देखेंगे तो ये जो है पूरी तरह से मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है पूरी तरह से मिल रहा है कि बी का जो है 4 हो गया और डी का 1 हो गया। अब बचा ए। ए का कौन मिलाना है? 3 मिलाना है। ए को 3 से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर है उतनूर। उतनूर को हम लोग किससे मिला लेंगे? तेलंगाना से मिला लेंगे। तो ए को यहाँ पर 3 से मिला लिए। अब फिर यहाँ पर रह गया गुफ कराल। गुफ कराल जो है ये किससे मिला लेंगे? ये कश्मीर से मिला लेंगे। ठीक है, ये कश्मीर से मिला देंगे। तो यहाँ पर सी को 2 हो गया। तो इस तरह से जी भी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपके पास जब भी ऐसे प्रश्न देखने को आए तो सबसे पहले क्या देखना है कि मुझे कौन से याद है। ठीक है, अगर आपको उसमें से कोई भी एक याद है तो उसको हमेशा ऑप्शन के माध्यम से हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा आंसर जो है सही है। अब यहाँ पर देखिए इसे याद रख लीजिए कि उतनूर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। चिरांद कहाँ पर है? बिहार में है। वहीं गुफ कराल कहाँ पर है? कश्मीर में है। और पयमपल्ली कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लीजिए। ये जो है 9 पाषाणकालीन स्थल है, उतरूर, चिरांद, गुफकराल और पयमपल्ली, और यहाँ पर ये आधुनिक जगह है जहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमें देखना है कितना? प्रश्न संख्या हमें देखना है यहाँ पर 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न जो है एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे यहाँ पर ताकि चीजें क्लियर दिखें। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 आप देखेंगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। हमें इन सूचियों को क्या करना है? मिलान करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, सही उत्तर को क्या करना है? चुनना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ताम्रपाषाण युगीन स्थल का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जो है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता सभ्यता जो सभ्यता स्थलों की नदियां दिया गया है। तो ये जो स्थल है वो किस नदी के तट पर थे, यही हमें मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए जो है आहाड़। आहाड़ जो था वो कहाँ पर था? वो बनास नदी के तट पर था। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही हमें देखना है कि क्या हमें कोई ऐसा याद आ रहा है। अगर आपको कोई एक भी याद आ जाए तो उसको आप ऑप्शन से मिलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन से मिलाना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर ए का जो है 4, ये मुझे याद है कि आहाड़ जो है वो बनास नदी के तट पर स्थित था, तो ए को 4 मिला देंगे। तो आप देखेंगे कि यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए का 4 कहीं पर भी नहीं है। तो यहीं पर एक ऐसा ऑप्शन है जो ए का 4 है। उसके बाद आगे मिलाते हैं, बी का जो है 3 मिलाएंगे। बी का कायाथा जो है वो काली सिंध में है। ठीक है, काली सिंध नदी पर, नदी के तट पर शाल शाव शालवाद सॉरी सावलादा सावलादा ये कहाँ पर है?
शावलादा कहाँ पर है, शावलादा ये जो है ये कहाँ पर है, ये ताप्ती नदी पर है, ठीक है, ताप्ती नदी पर। तो सी को एक के साथ मिला देंगे। मालवा कहाँ पर है, मालवा जो है नर्मदा नदी घाटी पर है, नर्मदा नदी तट पर है, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको मिलान करना है कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे तो आपको याद करना है कि क्या मुझे इसमें से कोई एक कंफर्म याद है या नहीं। अगर आपको याद है तो फिर ऑप्शन का हेल्प लीजिए और फिर उसे करिए, ठीक है, ताकि चीजें आसानी से हो जाए। देखिए यहाँ पर जो है आहार जो है वो बनास नदी तट पर स्थित है, ठीक है। स्थलों की नदियां जो है आहार नदी की बन इस तरह से भी याद कर सकते हैं ना कि आहार जो है वो कहाँ पर है, बनास में है, बनास नदी के तट पर। या फिर आहार की जो नदियां हैं, मतलब आहार जो स्थल है वो उसकी नदी कौन है, बनास नदी है, ठीक है। कायथा जो है वो काली नदी काली सिंध के पास है। और यहाँ पर शाव श्वालदा श्वालदा जो है ताप्ती नदी पर और मालवा जो है नर्मदा नदी तट पर। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो भी आप प्रश्न देखेंगे वह सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। जो हमारा सिंधु सभ्यता है जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, तो सिंधु सभ्यता जो है किस युग में पड़ता है, तो ये अर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। देखिए जो कालखंड है उसको इतिहास के लेखन के आधार पर जो है कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, इस तरह से बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सिंधु सभ्यता है वो अर्ध ऐतिहासिक काल में है, क्योंकि अर्ध ऐतिहासिक काल का मतलब यह होता है कि वहां का इतिहास आपको लिखा हुआ तो है पर आप उनमें समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है, तो वो जो है अर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ती है। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। तो लिखने के कला के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण किया गया, वो भी पढ़ने योग्य। जो आज के मानव जो है वर्तमान के, वो लोग अगर उसे पढ़ पा रहे हैं तो वो जो हो जाएगा उसी के आधार पर जो है ऐतिहासिक काल में बांटा गया है, ठीक है। मतलब ऐतिहासिक काल को इस आधार पर बांटा गया है कि उस समय के, उस टाइम पीरियड के जो लिपि हैं, जो लेख हैं, उसे क्या आज का वर्तमान मानव समझ पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड जो है प्रागैतिहासिक कालखंड कहलाता है। तो जहां से लिखने से पहले, यानी कि जब मानो लिखना नहीं जानता था, लिखना नहीं जानता था, तो उस काल को क्या हम कहेंगे, उस काल को जो है प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल जहां पर मानव क्या है, लिखना नहीं जानता था। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का कालखंड जो है अर्ध ऐतिहासिक माना जाता है। और अर्ध ऐतिहासिक काल जो है भारतीय इतिहास में कब से कब माना जाता है, तो ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच के जो टाइम है उस कालखंड को अर्ध ऐतिहासिक काल माना जाता है। अर्ध ऐतिहासिक काल माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो यहाँ पर समझिए कि ये जो सिंधु सभ्यता है अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो जो अर्ध ऐतिहासिक काल के लोग थे, मानव थे, वो लेखन कला जानते थे, उन्हें लिखना आता था, लेकिन उन्हें अभी तक पठन नहीं किया जा सका है, उनके लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसी को अर्ध ऐतिहासिक काल के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न था, सिंपल सा प्रश्न क्या था कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। तो आपको याद रखना होगा कि सिंधु सभ्यता जो है अर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मानव जब लिखना नहीं जानता था उस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। भारत में जो है अर्ध ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड जो है 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व को माना जाता है, जहां पर लोग, उस समय के जो लोग थे वो लिखना तो जानते थे परंतु उनके अभिलेखों को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। तो इसी वजह से इनको अर्ध ऐतिहासिक काल
के रूप में देखा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, तो देखेंगे कि यहाँ पर है कि पक्की ईंटों से बनी इमारत, ये भी सिंधु सभ्यता का यहाँ पर महत्व है। ठीक है, उसके बाद है कि असली मेहराब, ये असली मेहराब तो सिंधु सभ्यता का जो है महत्व नहीं है, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, इसे हम लोग काट देंगे। यहाँ पर है पूजा स्थल, सिंधु सभ्यता में हमें कोई विशेष पूजा स्थल की बात नहीं देखने को मिलती है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है कला एवं वास्तुकला, तो जो सिंधु सभ्यता थी उसकी वास्तुकला और कला जो थी वो बेहतर थी। वहां पर कई सारे चीजों का यूज किया जाता था जो आज के जो है लोग यूज करते हैं। जैसे कि वहां पर एक ग्रिड पद्धति था, ग्रिड पद्धति में जो थी वो घरें बनी हुई होती थी। अब ये ग्रिड पद्धति आज के वर्तमान का आपको लगता है कि ये आज भी यूज किया जाता है, कैसे? देखिए, आप देखे होंगे शहरों में कि यहाँ पर प्लॉटिंग होता है। प्लॉटिंग जब किया जाता है तो उसमें जब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं तो उसमें जो है इस तरह से रास्ते छोड़ दिए जाते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ से ऐसे रास्ते छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और यही व्यवस्था, ऐसे ही सेम व्यवस्था जो था वह हड़प्पा सभ्यता में था। तो यहाँ पर उनके पास जो है वास्तुकला के भी ज्ञान थे। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ई मारेंगे कि उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही है। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं, ज्यादा चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। जो प्रमुख विशेषता था वह नगर नियोजन को माना जाता था। जो सिंधु सभ्यता की नगरें थी वो बहुत ही नियोजित ढंग से और बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। ठीक है, आप यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता की आप नगरों को देखते हैं तो वो बड़े ही ग्रिड पद्धति में जो है क्या किए गए थे, बनाए गए थे। इस तरह से ग्रिड पद्धति में बनाए गए थे। जो उनके सड़कें थे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एवं अनागार प्रमुख था। तो यहाँ पर जो है पक्की ईंटों का यूज किया जाता था। ठीक है, और पक्की ईंटों से बनी इमारत कौन कौन से हैं, तो मोहनजोदड़ो का जो आप स्नानगार देखते हैं वो, और जो अनागार देखते हैं वो, ये जो है पक्की ईंटों से बनी हुई है। इन दोनों संरचनाओं की सतह जो है पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और इसे जोड़ने के लिए यूज किया गया है कौन सी चीज का, जिप्सम का यूज किया गया है। और यहाँ पर जो संरचनाएं बनी है उसकी जो सतह है वह पक्की ईंटों की है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थे। तो इसकी जो इमारतें थी वह सुनियोजित थी, पहले से यहाँ पर योजना बनाया जाता था कि हम किस तरह से चीजों को बनाएंगे, कहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम होगा, किस तरह से हमारी गलियां होंगी, किस तरह से हमारा मकान होगा, ये पूरा पहले क्या किया जाता था, सुनियोजित किया जाता था, निश्चित किया जाता था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता थी इसकी जो व्यापार था, वो व्यापार और वाणिज्य जो था वो बड़े ही उन्नत स्तर पर था। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता जो था वो व्यापारियों के समूह द्वारा चलाया जाता था। ऐसी एक दो अवधारणाएं हैं। ठीक है, इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी ये जो आप देख रहे हैं, ग्रिड नियोजित तरीके से जो है मकान बनाना। ठीक है, ग्रिड पद्धति के माध्यम से जो है रोडों को बिछाना, ये जो रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, पक्की ईंटों का यूज करना, पक्की ईंटों का यूज करना, पक्की ईंटों का यूज करना, और इन सतह बनाने के लिए जो है इन्हें जोड़ने के लिए जिप्सम का यूज करना। इनका व्यापार जो है, व्यापार और वाणिज्य जो है ये उच्च स्तर पर होना। ठीक है, वाणिज्य जो है उच्च स्तर पर होना। ठीक है, ये सभी जो है इनकी विशेषता थी सिंधु सभ्यता की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थल के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता थे वहां पर हमें पूजा स्थल नहीं मिला है। ठीक है, पूजा स्थल के कोई महत्वपूर्ण मतलब कोई स्पष्ट साक्ष्य है ही नहीं। ठीक है, इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। तो असली मेहराब का अगर उदाहरण देखा जाए तो वो हमें बलबन के मकबरे में दिखता है।
तो यहाँ पर जैसा कि प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो अगर आप याद रखना चाहें तो ये रखिए कि नगर नियोजन जो है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन। दूसरा था इनका ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी निकासी था वो भी यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। तीसरा यहाँ पर पक्की ईंटों का यूज करना, पक्की ईंटों का यूज करके स्नानगार और अनागार बनाना, ठीक है। और जो था यहाँ पर इनकी उन्नत वाणिज्य और व्यापार थी, ठीक है। उन्नत स्तर पर यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था थी। और साथ ही साथ एक विशेषता के रूप में ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी स्पष्ट हमें पूजा स्थल देखने को नहीं मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक लाइन आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण जो है बलबन के मकबरे में दिखता है, ठीक है, बलबन के मकबरे में दिखता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, यहाँ पर है कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। देखिए मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है, ठीक है, लोथल को जाना जाता है। लोथल के बारे में आइए विस्तार से समझते हैं। देखिए लोथल जो है प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहर में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ये आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन प्रोफेसर एस राव के निर्देशन में हुआ था। अभी हम लोग लोथल के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर जान लेते हैं। आगे की क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड प्रश्न है तो वहां पर और विस्तार से समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि लोथल कहाँ पर है, तो लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। और इसका जो प्रारंभिक उत्खननकर्ता थे वो कौन थे, प्रोफेसर प्रोफेसर एस राव, ठीक है, प्रोफेसर एस राव थे इसके प्रारंभिक खोजकर्ता या उत्खननकर्ता, ठीक है। और लोथल को जो है मिनी हड़प्पा कहा जाता है, मिनी हड़प्पा कहा जाता है। अब यहाँ पर इसको हम विस्तार से समझेंगे। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे तो आप उसी से प्रश्न मिलता हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह था, तो वह लोथल था। तो लोथल यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि लोथल को मिनी हड़प्पा कहा जाता था और ये गुजरात में है और ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, बंदरगाह था। ये भी याद रखिएगा कि ये प्रमुख बंदरगाह था। आइए इस चीज को यहाँ पर हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो हड़प्पा का एक बंदरगाह जो है लोथल है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये जो आप लोथल देख रहे हैं यहाँ ये कहाँ पर है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना होगा कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पर है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, वो स्थान जहां पर जो है समुद्री जहाज जो है आकर के रुकती है और अपना माल जो है ये तट पर उतारती है, ठीक है। तो इसी को गोदीवाड़ा या बंदरगाह कहा जाता है। और ये जो स्थल था उस समय लोथल था। और लोथल जो है कहाँ पर था, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। ये कहाँ पर है, भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है, भोगवा नदी के तट पर है। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो लोथल है, ठीक है। और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ पर, तो अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर। हमेशा नदियों को जोड़कर याद रखिएगा, ठीक है, नदियों को एक साथ याद रखना है आपको। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। यहाँ पर जैसा कि आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लोथल जो है ये कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद नगर में, अहमदाबाद जिले में स्थित है, सॉरी नगर नहीं, अहमदाबाद जिले में स्थित है और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आइए यहाँ पर इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। लोथल जो है गुजरात में, कालीबंगा जो है राजस्थान में, डाबरकोटा जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। तो आपको क्या याद रखना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए लोथल, लोथल कहाँ पर है, तो लोथल जो है ये गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा जो है राजस्थान में, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। एक सेकंड,
ये ऊपर चला गया, हाँ यहाँ पर है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है। कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डाबर कोटा, ठीक है, डाबर डाबर कोट, ठीक है, डाबर कोट कहाँ पर है? डाबर कोट कहाँ पर है? तो डाबर कोट जो है ये बालूचिस्तान में है, ठीक है, बालूचिस्तान में है, ठीक है, बालूचिस्तान में है, ठीक है। बालूचिस्तान कहाँ पर? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में ये स्थित है। उसके बाद है राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो राखी गढ़ी भैया हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। जैसे कि लोथल पूछ रहा है तो गुजरात में, डाबरकोट पूछ रहा है तो वो कहाँ पर है? डाबरकोट जो है बालूचिस्तान पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। और राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसे दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और आप देखेंगे कि ये 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था 2024 में। तो आप इस प्रश्न को देखिए कि ये प्रश्न आज भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अब यहीं से तो प्रश्न बन रहे हैं। कितना आसान प्रश्न था कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। चलिए आइए अब समझते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर है? इराक में है। चलिए इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया जो है इराक की सभ्यता है, ठीक है, इराक की सभ्यता है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और इसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता जो है, यानी कि इजिप्शियन सभ्यता जिसको मिस्र की सभ्यता कहते हैं, मिस्र की सभ्यता का जो विकास है नील नदी की द्रोणी में हुआ है। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है ये दुनिया के सबसे पहली सभ्यता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, पोटामिया की जो सभ्यता है ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, सभ्यता है। उसके बाद किसको माना जाता है? तो उसके बाद जो है मिस्र की सभ्यता को माना जाता है। मिस्र की सभ्यता जो है इसके बाद माना जाता है कि इसके बाद मिस्र की सभ्यता थे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ है? नील नदी के किनारे हुआ है। अगर नील नदी से रिलेटेड आपके पास कोई फैक्ट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यदि आपको याद है तो, ठीक है। और यहाँ पर इसी वजह से नील नदी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। अगली बार अगर कभी नील नदी के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको जरूर जवाब देना है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता है? नहीं पता है। देखिए ये प्रश्न जो है 2023 बीपीएससी में पूछा गया है 69 वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर तो हो जाएगा घोड़ा, ठीक है, घोड़ा, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा विवाद है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर घोड़ा को ही टिक करेंगे। आइए, क्यों विवाद है? क्योंकि हमें घोड़े के कहीं कहीं जगहों से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन क्या है कि स्पष्ट जो है हमें ये समझ में नहीं है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास अगर प्रश्न इस तरह से जब भी पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर घोड़े में टिक करके आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये सही है, ठीक है। बाकी वो जानकारी के लिए चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनको बैल के बारे में जानकारी था, उन्हें हाथी के बारे में जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। देखिए यही चीज है कि जो घोड़ा के अस्तित्व के बारे में, यानी कि घोड़े के बारे में जानकारी थी या नहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, तो इस बात को लेकर के जो है कई विद्वानों में, कई इतिहासकारों में क्या है, आपस में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखूर, ठीक है, एक्वेस हेमियोनस खूर जो हमें प्राप्त हुआ है, एक्वेस हेमोनियस खूर जिसको गधखूर भी कहा जाता है, तो हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखूर की है या पालतू घोड़े की है, यह सुनिश्चित कर पाना कठिन है। तो हमें जो कई जगहों पर अस्थियां मिली हुई है, गधखूर मिली हुई है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है गधखूर की है या पालतू घोड़े की है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसे
पहचान नहीं पा रहे लोग, तो यही यहाँ पर मतभेद का कारण हो जा रहा है। आगे देखते हैं रंगपुर, राना घुंडई, लोथल, सुरकोटदा, कुंतासी एवं कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति के अन्य जातियों के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सांडोर या सेंडोर बोकोनिया द्वारा सुरकोटडा से प्राप्त तथा कथित अश्व अवशेष में से 6 को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय अर्थात तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। ठीक है, यहां पर हम इसे समझते हैं पहले। ठीक है, एक सेकेंड। तो आइए इसको समझते हैं यहाँ पर हम कि ये पूरा चीज क्या कह रहा है हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो रंगपुर है, राना घुंडई है, लोथल है, सुतकोटदा है, कुंतांसी है एवं कालीबंगा है, यहाँ से क्या हुआ है कि अश्व या उसी प्रजाति के अन्य जातियों के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहाँ से हमें अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, जो कि लगते तो हैं घोड़े के हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये अश्व के हैं, ये घोड़े के हैं या उसी तरह के किसी अन्य प्रजाति के हैं। ठीक है, लेकिन इसके आगे देखिए यहाँ पर है कि सेंडोर बोकोनी, ठीक है, सेंडोर बोकोनी द्वारा सुरकोतदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय अर्थात तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ है सुरकोटदा से, ठीक है, सुरकोटदा से जो प्राप्त हुआ है अश्व अस्थि, इसको जो है ये माना जा रहा है कि ये जो है अश्व अस्थि, ये अश्व से ये जो है लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का बताया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि ये जो सुरकोतदा है, यहाँ से जो अश्व के अस्थियां माने, ये वास्तविक घोड़े के अस्थियां हैं। ठीक है, इससे पहले जो आप यहाँ पर कालीबंगा देख रहे हैं, लोथल देख रहे हैं, सुरकोतदा देख रहे हैं, जो अन्य जगहों के बारे में बताया जा रहा था, यहाँ पर ऐसा लोगों में ऐसा हो रहा था कि क्या ये सच में अश्व के अस्थियां हैं या उसी जैसे किसी अन्य जानवर या घोड़े के ही किसी अन्य प्रजातियों का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो था थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था पहचान में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब सुरकोटदा की बात होती है तो सुरकोटदा में जो अश्व अस्थियां प्राप्त हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि ये अस्थियां जो हैं लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास के वास्तविक अश्व के, वास्तविक घोड़े के यहाँ पर अस्थियां हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्ष 1974 में एएसआई के जेपी जोशी तथा के शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि ये जो अश्व अस्थियां हैं ये सच में अश्व के ही हैं। ठीक है, इसी प्रकार ब्रिगेडियर जे रॉस के द्वारा राना घुड़ई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे ज्यूनर महोदय अप्रमाणिक मानते हैं। तो यहाँ पर जो रॉस द्वारा जो है घुन्नई से जो प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से घोड़े के दांत जो बताए गए रहे हैं कि घोड़े के दांत हमें प्राप्त हुआ है, तो उसको कुछ लोग मानने से, कुछ विद्वान जो है उन्हें नहीं मान रहे, वो अप्रमाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार के लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इतिहासकार की दृष्टि से देखें तो ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर घोड़े तो मौजूद थे, वास्तव में उपस्थित थे, लेकिन इनका क्या यूज था, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े का यूज करना भी जानते थे या नहीं, या फिर उसे घोड़ा मानते भी थे या नहीं, ये भी तो सवाल हो गया। तो
ये सारी चीजें जो है ये इतिहासकार के दृष्टि से आप देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर जैसा कि सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो वो घोड़ा है। ठीक है, अगर ये प्रश्न फिर किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपको यही ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है, घोड़े को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 के बाद यहाँ पर हम लोग 8 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये जो टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है ये बनमाली और जो है कालीबंगा से प्राप्त होता है। बनमाली और कालीबंगा से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्नगत विकल्पों में बनमाली जो कि हरियाणा में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, यहाँ से जो है सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्राकृतिक प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहां से हमें जो है इसके प्रमाण मिले हैं टेराकोटा के हल। ठीक है, टेराकोटा का हल जो है प्राप्त हुआ है कहां से, बनमाली और कालीबंगा से। ठीक है, चलिए आगे यहां पर हम लोग समझेंगे इसे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अनुसार, ASI का अगर फुल फॉर्म याद रखना है तो याद रखिएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अनुसार जो है कालीबंगा नामक स्थान के आरंभिक चरण से जूते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनमाली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। तो टेराकोटा हल की जो प्राप्ति हुई है वो दो जगहों से हमें देखने को मिलता है, एक तो कालीबंगा से और दूसरा जो है यहाँ पर बनमाली से। ठीक है, तो ये दो जगहों से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कालीबंगा नामक स्थल से हमें जूते हुए खेत के साथ साथ जो है टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। अगर यहाँ पर सवाल ये रहता कि जूते हुए खेत का परिणाम हमें कहाँ से मिले हुए, प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, तो ये सीधा याद रखिएगा कि जूते हुए खेत का जो हमें प्रमाण मिला है वो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा से मिला हुआ है। पर यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि टेराकोटा से बने हल का जो हमें प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये बनमाली और कालीबंगा दोनों जगहों से हमें मिला हुआ है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं। ये प्रश्न आ ही गया और ये है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो वो है कालीबंगा से हमें जूते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं और ये प्री 66 में पूछा गया था, 2020 में ये सवाल पूछा गया था। आइए समझते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनमाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृतिक मिली है। यही जो पक्की मिट्टी से जो हल बनी होती है इसी को टेराकोटा कहा जाता है। जैसे कि पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था कि टेराकोटा के हल कहाँ से प्राप्त हुए। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ। ठीक है, और फिर उसको पकाने के बाद जो चीज बनती है उसी को टेराकोटा कहा जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनमाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघरा नदी के किनारे स्थित कालीबंगा या कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें मिली हुई है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि कौन सी चीज कहाँ से मिली हुई है। ठीक है, यहाँ पर अगर इस तरह से मैं लिखूं टेराकोटा का हल, तो ये कहाँ से मिला है। टेराकोटा का हल जो है ये मिला हुआ है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनमाली से। ठीक है, कहाँ से, बनवाली से। ठीक है,
वाली से, ठीक है। यहाँ से जो है टेराकोटा के हल मिले हुए हैं, ठीक है, यहाँ से टेराकोटा के हल मिले हुए हैं। आगे बात करते हैं फिर कि खंभात की खाड़ी में जो भोगवा नदी के किनारे जो स्थित है लोथल, लोथल से हमें क्या मिला हुआ है? तो लोथल से हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हुए हैं? गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हुए हैं, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हुए हैं। यानी कि लोथल से हमें क्या मिले हुए हैं? गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित जो कालीबंगन है, यहाँ से जूते हुए खेत के हमें परिणाम मिले हुए, जूते हुए खेत के जो है परिणाम हमें कहाँ से मिले हुए हैं? वो मिले हैं कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से, कालीबंगन से, ठीक है, कालीबंगन से। उसके बाद हम देख रहे हैं कि गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला हुआ है। तो साइन बोर्ड हमें कहाँ से मिला हुआ है? तो साइन बोर्ड जो मिला है धौलावीरा से मिला हुआ है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला हुआ है, धौलावीरा से मिला हुआ है। और धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है धौलावीरा? धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है। हमें धौलावीरा से जो है साइन बोर्ड मिला हुआ है और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर से मैं एक बार समझाना चाहूंगा यहाँ पर कि टेराकोटा का हल जो हमें मिला है वो कहाँ से मिला है? बनमाली से मिला हुआ है और कालीबंगन से मिला हुआ है, दोनों जगह से। लोथल से जो हमें मिला हुआ है वह गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हुए हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हुए हैं। लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया कि राजस्थान जो कालीबंगन है, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, वहां से हमें क्या मिला हुआ है? जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए हैं। फिर उसके बाद हमें एक साइन बोर्ड मिलता है, कहाँ से? धौलावीरा से। और धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं? ये देखिए प्रश्न फिर से दोहरा दिया गया है 2024 में। यही सेम प्रश्न यहाँ पर 2020 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हुए? तो कालीबंगा से। और यही जो है सवाल फिर से दोहरा दिया गया है कि जूते हुए खेत के परिणाम हमें कहाँ से मिला हुआ है? तो ये भी कालीबंगा से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बीपीएससी ट्री 3 में पूछा गया था। तो यदि कोई व्यक्ति बीपीएससी 2020 के प्रश्नों को पीवाईक्यू को किया होगा तो उसे ये आसानी से क्वेश्चन याद आ गया होगा और वो टिक करके आ गया होगा कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। और यहाँ से हमें क्या मिला हुआ है? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इनमें से कौन है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये थे B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ जो थे इससे जुड़े हुए नहीं थे। और देखिए ये 56 और 59 ये जो हुआ था 2014 में, तो उस समय भी ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, उस समय ये सवाल पूछा गया था। आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है। देखिए ये हम व्याख्या जब पढ़ रहे हैं ना तो ये आपके रिवीजन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे लिए जरूरी है और इसको हम समझते हुए चलेंगे बड़े ही आराम से। यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया। तो 1921 की बात हो रही है, दयाराम साहनी की बात हो रही है, दयाराम साहनी की बात हो रही है। और ये दयाराम साहनी जो उत्खनन कर रहे थे, किसका कर रहे थे? हड़प्पा की कर रहे थे, ठीक है, हड़प्पा की कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1926 से 1927 1926 से 1927 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 1926 1927 से 1933 1934 के मध्य, ठीक है, 1933 34 के मध्य की बात हो रही है। माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। तो इसके बाद ये जो समय काल है, इस समय काल में जो हड़प्पा के उत्खनन कार्य को संभाल रहे थे वो कौन थे? वो थे माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स जो थे ये इस समय के काल टाइम को यहाँ पर संभाल रहे थे। उस समय
उत्खनन कार्य को संभाल रहे थे हड़प्पा को। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो आता है समय 1922 का। 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का खोज होता है। मोहनजोदड़ो का क्या होता है? खोज होता है। मोहनजोदड़ो का क्या हो जाता है? खोज हो जाता है। और ये खोज किसके द्वारा किया जाता है? तो ये खोज जो है मोहनजोदड़ो का, ये राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने जो है इसकी खोज किया था। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नसेट मैके, ऑरेल स्टीन, ए एन घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो बी ए स्मिथ जो थे वो प्रसिद्ध किस लिए थे? इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में। खैर, यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो बी ए स्मिथ जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अब यहाँ पर जो सवाल, जो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है वो ये रखना है कि 1921 में जो है दयाराम सहानी ने हड़प्पा की प्रारंभिक उत्खनन करवाया। ठीक है, इनको खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद 1926-27 से लेकर के 1933 के बीच जो है माधव स्वरूप वत्स ने जो है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन का कार्यभार संभाला था। लेकिन 1922 में भी एक घटना होती है। 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज किया जाता है राखलदास बनर्जी के द्वारा, और फिर राखलदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो के बारे में लोगों को बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है इस अध्याय का। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी के जो बर्तन थे उस पर लाल रंग का यूज हुआ था। किस रंग का यूज हुआ था? लाल रंग का। मिट्टी के जो बर्तन थे उस पर किस रंग का उपयोग किया गया था? लाल रंग का उपयोग किया गया था। आइए समझते हैं कि क्या है इसके व्याख्या। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो उस समय मिट्टी के बर्तनों का यूज किया करते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का वो यूज किया करते थे अपने दैनिक कार्यों के लिए। ठीक है, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये जो मिट्टी के बर्तन हुए करते थे ये किस रंग के होते थे? ये लाल रंग के होते हैं। आज भी आप वर्तमान समय में देखेंगे तो मिट्टी के ज्यादातर बर्तनों जो होती हैं वो लाल रंग के ही होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जो है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी के चाक का उपयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणी में बांटा गया है। ये जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, ये जो लाल रंग के हुआ करते थे, इनको दो भागों में डिजाइन के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, किस आधार पर? डिजाइन के आधार पर। ठीक है, डिजाइन के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। आइए समझते हैं क्या है। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। एक जो थे इनमें कोई डिजाइन नहीं था। ठीक है, और दूसरा जो थे वो चित्रित थे जिन पर कुछ डिजाइन था। ठीक है, चित्रित थे जिन पर कुछ डिजाइन बना हुआ था। चित्रित मृदभांड जिसको कहा जाता है, मृदभांड। तो ये कुछ चित्रित मृदभांड थे। ये दो तरह के थे। ठीक है, आइए समझते हैं। मृदभांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे के हिस्से थे उसमें काले रंग से जो है चित्रकारी की जाती थी। यहाँ पर मृदभांडों का, लाल मिट्टी का। तो अभी तक जो आप समझे वो ये था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे।
और मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे। और इन मिट्टी के बर्तन जो थे दो प्रकार के थे, डिजाइन, एक तो डिजाइन वाला, एक बिना डिजाइन वाले। जो डिजाइन वाले थे उसमें जो बर्तन हुआ करते थे, आज भी आप देखेंगे कि इस तरह से जो बर्तन बनते हैं मिट्टी के, वो रेड कलर के ही होते हैं, ठीक है, रेड कलर के होते हैं, ठीक है। मिट्टी के जो बर्तन है वो आज भी आप देखेंगे तो ज्यादातर वो रेड कलर के ही होंगे। तो ऊपर से जो है रेड कलर के मिट्टी के ही कलर वो होते हैं, तो उनको पुताई कर दिया जाता था। और जो अंदर है वो काले रंग से क्या किया जाता था, काले रंग से उसके अंदर जो है डिजाइन किया जाता था। और इनका जो मिट्टी के बर्तन थे, इनका जो है घरेलू यूज होता था डेली कामों में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। कि यहाँ पर जो आईआईटी खड़गपुर था, ये अध्ययन किया कि यहाँ पर जो है वर्षा न होने के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और ये बताया जा रहा है कि कितने वर्षों तक यहाँ पर वर्षा न हुआ, तो 900 वर्षों तक यहाँ पर वर्षा नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ये प्री 2018 में पूछा गया था। आइए समझते हैं। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति जो थी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रही। ध्यातव्य है कि ऑरल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। तो ये जो सुनते हैं आपकी सभ्यता थी, एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, तो ये सवाल तो आता है कि इतनी बढ़िया सभ्यता जो थी, इतनी विकसित सभ्यता थी जिसके पास पानी निकासी की तकनीक थी, जिनके पास व्यापार, उन्नत व्यापार थी, ये सारी चीजें थी, तो आखिर इनका पतन कैसे हो गया, ये समाप्त कैसे हो गया इतनी बड़ी सभ्यता। तो इसके पीछे जो कई विद्वान बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है इसका पतन हो गया। और यहाँ पर 2018 में जो है 2018 में आईआईटी खड़गपुर ने यह एक रिपोर्ट जारी किया था कि 900 वर्षों तक, ठीक है, सोचिए 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति बनी रही। और इसी वजह से जो है यहाँ की जो सभ्यता थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति की वजह से बताया जाता है, कई लोग सूखे की वजह से। पर ये चीज तो कंफर्म है कि इतनी बड़ी जो सभ्यता है वो पतन होती है, तो उसके पीछे का कारण है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर वैदिक काल को समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से, अब जो प्रश्न आपसे पूछे आपके सामने आएंगे वो प्रश्न होंगे जो वैदिक काल से जुड़े होंगे। और ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2025 में पूछा गया है, ठीक है। यानी कि अभी हाल में जो हुआ था 71वीं बीपीएससी, उसी में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो ऋग्वैदिक युग से कौन संबंधित नहीं है, तो वो गार्गी जो है वह ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संबंधित नहीं है, तो कौन संबंधित नहीं है ऋग्वैदिक युग से, तो वो है गार्गी, ठीक है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर है घोषा, अपला और विश्ववारा, ये तीनों ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत जो गार्गी है वह उत्तर वैदिक उपनिषदिक युग की दार्शनिक है, न कि ऋग्वैदिक युग की, ठीक है। तो जो गार्गी हैं ये उत्तर वैदिक काल के हैं, ठीक है। ये कब के हैं, ये उत्तर वैदिक काल के हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो ऋग्वैदिक युग से कौन संबंधित नहीं होगा, गार्गी हो जाएंगे, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल से हैं। बाकी जो हैं, चाहे वो घोषा हुआ, आपला हुआ, विश्ववारा हुआ, ये सभी जो है ऋग्वैदिक युग से संबंधित है।